Hello everyone, guys. My name is Vineet Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel IP Mat वाला by PW. तो गाइज आप देख रहे हो आईपी मैट के हर एग्जाम का अब डेट पास में आते जा रहा है। इनफैक्ट फॉर्म रिलीज हो रहे हैं, यानी कि अब ये जंग की आगाज हो चुकी है। अब उसे हमें अंजाम तक लेकर जाना है। ठीक है, और जब अंजाम तक आप लेकर जाते हो ना गाइज, तो इस पूरे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉक टेस्ट। यस, आपकी प्रिपरेशन, टॉपिक वाइज अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब एंड का जो ड्यूरेशन है, यहाँ मॉक टेस्ट प्लेज वेरी क्रूशियल रोल गाइज। तो आज का ये वीडियो बिल्कुल उसी के लिए है कि कैसे आपको मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या वो टिप्स, क्या वो टेक्निक्स है, क्या वो बातें जो आपको याद रखनी है, और कैसे उसको सही ढंग से स्ट्रैटेजी बनाते हुए एनालाइज भी करना है। जितनी मॉक देना इंपॉर्टेंट है, उतना एनालाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, आज की इस छोटे से इंपैक्टफुल वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा कि क्या होती है मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी एंड एनालिसिस। साथ ही में मैं आपको एक बढ़िया सी एनालिसिस बताऊंगा, एफ एस एन एनालिसिस। यस सर, ये एफ एस एन एनालिसिस क्या पहली बार सुन रहे हैं? बिल्कुल पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन यस, थोड़ी देर बाद मैं बताने वाला हूँ क्या है, तो आखिरी तक बने रहो। सो क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे एक छोटे से वीडियो में। एक तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर चेंजिंग योर माइंडसेट। तो गाइज, ये सारी बातें टेस्ट देने से पहले आपको दिमाग में रखनी है। उसके बाद में वो क्या स्ट्रैटेजी जो टेस्ट देते समय आपने अप्लाई करनी है। फिर एफएसएन एनालिसिस की जो मैं अभी बात कर रहा था वो मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में एक टेस्ट एनालिसिस शीट बनाते चलो, जैसे मैं पूरे थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको बता रहा था, एक रिवीजन नोट्स बनाते चलो रिवीजन नोट्स, और कैसे बनाना है उस पर भी एक वीडियो लिया था। उसी तरह अब टेस्ट एनालिसिस शीट कैसे बनाना है, मैं वो भी बात आपसे करूंगा। सो सबसे पहले नीड टू चेंज योर माइंडसेट। कोई भी मॉक टेस्ट देने से पहले आपको न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। गाइज़, आप डर में हो, प्रेशर में हो, यार हुआ तो नहीं, क्यों दूँ मॉक टेस्ट? नहीं यार, दूँ कि नहीं, अभी दिया तो कम स्टूडेंट का यही होता है यार, अभी दे दिया कम आएगा, मैं डिमोरलाइज़ हो जाऊँगा। थोड़ा और पढ़ लेता हूँ। यार थोड़ा और पढ़ने के बाद फिर से लग रहा है यार अभी भी थोड़ा कुछ कम रह गया है, 1 हफ्ता और पढ़ लेता हूँ फिर देता हूँ। ये 1 हफ्ता और हफ्ता कब पता ही नहीं चलता कि दूसरे दिन एग्ज़ाम आ गई, और डायरेक्ट फिर आप फाइनल जंग के लिए जाते हो। गाइज़, ये गलती कभी मत करना, ठीक है? तो ये गलती से भी मत करना। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें याद रखनी है अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए बिफोर गिविंग और अटेम्प्टिंग एनी मॉक टेस्ट। तो देखो यार, सबसे पहले मॉक टेस्ट विदाउट स्ट्रैटेजी एंड एनालिसिस इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। गाइस, अभी हाल ही में मैं एक सेशन ले रहा था। एक स्टूडेंट ने बोला, सर अभी हमारी बोर्ड की एग्जाम है, तो मैं टेस्ट तो दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम तो मैं डेफिनेटली अपने पूरे दिन में निकाल रहा हूँ टेस्ट के लिए, लेकिन मैं उसको एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, बोर्ड एग्जाम है। भाई, मैंने उसको बोल दिया कि इससे तो बेटर तू टेस्ट ना दे। इनफैक्ट वो जो टेस्ट का टाइम तू अननेसेसरी वेस्ट कर रहा है, वो बोर्ड एग्जाम में यूटिलाइज कर। और बोर्ड एग्जाम होने के बाद बिल्कुल डट जाना, टूट पड़ना टेस्ट पे, क्योंकि टेस्ट आप दे रहे हो ऐसी रैंडम, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे हो। अगेन, टेस्ट देने के बाद कितने सही हुए, कितने गलत हुए, स्ट्रेंथ क्या थी, वीकनेस क्या थी, या आप अगर एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो, है ना, जो गलत हुए वो क्यों हुए, जो सही हुए क्या वो और बेटर स्टाइल से सही हो सकते थे, अगर आप वो एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो गाइज, आपने टाइम भी वेस्ट किया, एनर्जी भी वेस्ट की। इंस्टेड ऑफ दैट, ये अच्छा जो टाइम है आपका, कोई प्रोडक्टिव बोर्ड एग्जाम चल रही है उसके लिए यूज करो, प्रैक्टिस चल रही है उसके लिए यूज करो। तो बिना स्ट्रेटेजी और सबसे इंपॉर्टेंट बिना एनालिसिस टेस्ट नहीं देना है, ये आपको याद रखना है। एनालिसिस पार्ट शुड बी डन ऑन द सेम डे। तो जो स्टूडेंट ने अपनी मॉक टेस्ट शुरू कर दी वो भी याद रखो, जो आगे देने वाले वो भी याद रखो। ये वीडियो सबके लिए इंपैक्टफुल होने वाला है, हर आईपी मैट एस्पिरेंट के लिए। एनालिसिस पार्ट शुड बी डन ऑन द सेम डे। यस, मतलब एनालिसिस तो मैंने कहा करनी ही है, लेकिन अगेन, चलो यार आज टेस्ट दे दिया, आज काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए, अभी दोस्तों का प्लान वैन है, छोड़ दो कल देखेंगे। नहीं गाइज, आज ही करो, क्योंकि मॉक टेस्ट देते समय जो जो माइंडसेट, थॉट प्रोसेस, चीज़ें चीज़ों के थ्रू आप गो थ्रू करे हो, है ना, जो जो चीज़ें, सोच विचार आपके दिमाग में आए थे, वो अगर इमीडिएट बेसिस पे एनालिसिस करोगे तो ही वो रिलेट कर पाओगे कि अरे हाँ यार, इस क्वेश्चन को लेकर मैंने ये सोचा था, अरे यार सही बात है, ये मैं क्यों नहीं आगे अंत तक लेकर गया, मेरी सोच तो सही थी लेकिन मैं आखिर में क्यों स्टक हो गया। ये तभी समझ आएगा ना जब आप इमीडिएट सेम डे एनालिसिस करो। सेकंड डे, थर्ड डे करोगे तो भूल जाओगे, यार मैंने क्या सोचा था इस क्वेश्चन को लेकर, क्या ये क्वेश्चन मैंने देखा भी था ये क्वेश्चन को मैंने, ये सोच आएगा फिर अगर आप अननेसेसरी इतना गैप रखोगे तो एनालिसिस तो होनी चाहिए, लेकिन कोशिश करो सेम डे होनी चाहिए। कोशिश क्या, करना ही होगा यार। तो सेम डे इसलिए फिर रात को, आधी रात को टेस्ट मत दो, इसलिए टेस्ट दो शाम में, दोपहर में। वो बस जभी भी टेस्ट दोगे ना, ऐसा टाइम ढूँढो कि वो पीसफुल हो, कोई आजू-बाजू डिस्टर्बेंस ना हो, मोबाइल-वोबाइल तो बिल्कुल दूर रहे। जैसे एग्ज़ाम सेंटर में माहौल होता है बिल्कुल वैसे ही माहौल, नो मोबाइल फ़ोन,
कोई भी आपके पास डिवाइस वगैरह ना हो, सामने टीवी ना चल रही हो, आजू-बाजू में कोई शोर-शराबा ना हो, है ना? इस माहौल में टेस्ट दो। और सेम डे एनालिसिस करो। मॉक टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन प्रोसेस विच विल श्योरली इंप्रूव योर एंड रिजल्ट। तो ये तो मैं बोल ही चुका हूँ कि मॉक टेस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस आखिरी मोमेंट पे, जो आपका रिजल्ट डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। उसके बाद गाइस, डोंट कंपेयर योर स्कोर विद अदर्स। यस, ये सारी बातें आपको याद रखनी है मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले। अपने स्कोर को तुरंत, आपका ये व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, टेलीग्राम ग्रुप बन जाता है, एक ही सिटी के दोस्त हो तो आपस में साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो और एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हो। गाइस, जिस दिन आपने कंपैरिजन कर लिया और जिस दिन आपका उस कम स्कोर आ गया, आप ये मत सोचना कि अरे यार अब नेक्स्ट डे मैं बढ़ाऊंगा ही नहीं। आप इतना अननेसेसरी अपने आप को प्रेशराइज कर लोगे, पैनिक कर लोगे, उसके बाद वो ग्राफ फिर इंप्रूव नहीं होना है। उसके बाद वो ग्राफ इंप्रूव नहीं होना है, ट्रस्ट मी गाइस। और ये चीज़ें जो पैनिक लेवल है ना, ये अंत तक बढ़ते 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 एंड डे, डी डे, एग्जाम डे पे इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आती चीज़ें भूल जाता है स्टूडेंट। तो यस, सारी प्रिपरेशन एक तरफ और वो उस दिन की एग्जाम डे की पैनिक को संभालना एक तरफ, इतना इंपॉर्टेंट होता है। और ये शुरुआत उस दिन नहीं करनी है। उस दिन आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रल माइंडसेट से गए, तब जब करके गए और आप एकदम पैनिक लेवल को हटा दोगे, नहीं। ये उस पैनिक लेवल को हटाने की शुरुआत आज से ही करनी है। इस आखिरी फेज़ जो चल रहा है अभी हमारा, उससे ही करनी है। तो मॉक टेस्ट देते समय आपने इतना न्यूट्रल रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि मुझे ये टेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ इम्प्रूवमेंट ही देने वाली है और कुछ नहीं। इससे मैं और बेटर ही करने वाला हूँ और कुछ नहीं। भले ही मेरा जो भी स्कोर आए, कितना भी कम आए, लेकिन इससे मैं सीखने ही वाला हूँ, लर्निंग ही लेने वाला हूँ जो आगे मेरा स्कोर और बढ़ाएगी। तो अपने ही स्कोर से अपने स्कोर को कंपेयर करो। अपने प्रीवियस स्कोर से अपने आज के स्कोर को कंपेयर करो, देखो कि बढ़ रहा है, गुड, गुड टू गो। नहीं बढ़ रहा है, स्ट्रैटेजी बदलो। अगेन, नहीं बढ़ रहा है तो भी पैनिक नहीं होना है, सर पहले तो स्कोर अच्छा आया था पिछले टेस्ट में, इस बार वापस कम आ गया। तो वापस स्ट्रैटेजी बदलो। शायद हो सकता है इस बार आपने कुछ चेंज किया होगा स्ट्रैटेजी में, या हो सकता है इस बार आप कुछ गड़बड़ा गए होंगे, कुछ अननेसेसरी डिस्ट्रैक्ट हो गए होंगे। चीज़ों अगेन एनालिसिस से सब समझ में आएगा। तो वो चीज़ें, वो जो गलतियाँ हो रही है उसको बदलो। है ना? ऐसा आज अगर विराट कोहली ने सेंचुरी मार ली, ज़रूरी थोड़ी कि कल भी आप सेंचुरी मारेगा और उससे ज़्यादा ही रन बनाएगा जो आज बनाया। होता है ना, आज 100 तो कल 0, बट अगले दिन वापिस 100 होता है ना। तो बस आपको ये याद रखना है गाइस, तो एक दिन अच्छा हुआ, एक दिन बुरा हुआ तो ऐसा नहीं अब यार ये बुरा कैसे हो गया, अब तो खत्म, अब इसका मतलब मैं सही नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वापिस चीज़ें चेक करो, कहाँ गलती हो रही है, उस पे काम करो। और दूसरों से कंपेयर तो कभी मत करना। उसने किस माहौल में दिया है, कैसे दिया, आपको क्या पता यार। और उसके कंपैरिज़न से अगर इत्तू सा भी फ़ायदा होने वाला होगा ना, 0.01% भी, तो मैं आपको बोलता करो कंपेयर। कोई फ़ायदा नहीं, इनफैक्ट नुकसान ही नुकसान है। गाइस अगेन, अच्छा आप बोलोगे सर लेकिन अगर हमारे ज़्यादा आ गए उसके कम आ गए तो? वो भी चीज़ आपको ओवर कॉन्फिडेंस दे जाएगी, है ना? आपको लगेगा आप बहुत ही सब सही अच्छा कर रहे हो और फिर आप वही करोगे, आप कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करके नया इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है? इसलिए कंपेयर करना ही नहीं है। डोंट बी पैनिक एंड ऑल्सो डोंट बी कैजुअल। तो ये मैंने बता दिया, पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना है। हाँ, एट द सेम टाइम कैजुअल, अरे यार बहुत टाइम है, देख लेंगे। कैजुअल भी बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है? तो गाइस, एंड फोकस शुड नॉट बी ऑन 100% अटेम्प्ट। ये चीज़ तो हम हमेशा पढ़ाते समय भी बोलते हैं कि आपका फोकस 100% अटेम्प्ट पे नहीं होना चाहिए। कोई भी एग्जाम में आप रोहतक देख लो, इंदौर देख लो, जीपमैट देख लो, जहाँ नेगेटिव मार्किंग है, 100% अटेम्प्ट नहीं, उतना बेस्ट अटेम्प्ट करो कि जिससे आपका कट ऑफ से काफ़ी अच्छा स्कोर बन जाए। कट ऑफ तो बन ही जाए, उससे काफ़ी अच्छा स्कोर बस। बाकी मुझे सारे के सारे अटेम्प्ट करना है, ये फोकस कभी नहीं होता है। ये आपको भी मालूम है, हम बार-बार क्लास में बताते हैं कि सारा अटेम्प्ट कोई नहीं करता। जो पूरा टॉप करने वाला है एग्ज़ाम, वो भले ही आप में से कोई भी हो, वो भी पूरा अटेम्प्ट नहीं करने वाला है। ठीक है? तो यस दोस्तों, 100% अटेम्प्ट पे नहीं, लेकिन मैक्सिमम अटेम्प्ट विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी। मैक्सिमम अटेम्प्ट कब बनेगा? जब आपकी स्पीड अच्छी हो, कैलकुलेशन और ये रीडिंग, है ना? तो स्पीड अच्छी हो तो मैक्सिमम अटेम्प्ट होगा। और मैक्सिमम एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कब बनेगी? जब प्रैक्टिस अच्छी हो। तो बस एक्यूरेसी और स्पीड का खेल है। तो गाइस चलो, आइए, आपने देख लिया कि मॉक टेस्ट अगर शुरू कर दी होंगी या करने वाले होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो जिन्होंने शुरू कर दी, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप अगर भूल रहे हो तो याद रहे। नाउ गाइस, अब आते हैं स्ट्रैटेजी पे। क्या है वो स्ट्रैटेजी? सबसे पहली स्ट्रैटेजी गाइस, बी क्लियर अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये मैंने पहले ही बोला कि हर बच्चे के, तो जैसे पांचों उंगलियां सेम नहीं होती, बट पांचों काम की होती है। हर बच्चे की स्ट्रेंथ अलग होती है। किसी का, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, क्वांट की बात करूँ, तो किसी का स्ट्रेंथ अरिथमेटिक होता है, किसी का अलजेब्रा होता है। 10 में से 3 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं सर हमें अरिथमेटिक से बेटर अलजेब्रा लगता है, हमें अरिथमेटिक से बेटर
हायर मैथ्स लगता है सर, पीएनसी और ये जब क्वेश्चन आते हैं तो ये हो ही जाते हैं हमसे, और वो भी कम टाइम में। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपको 100% अटेम्प्ट नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम अटेम्प्ट। और मैक्सिमम अटेम्प्ट करने के लिए आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, वो जो आपकी कप ऑफ टी है, वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना, वो चूज करने पड़ेंगे, राइट। तो वो चूज करने के लिए दोस्तों आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होना जरूरी है। अननेसेसरी ऐसे किसी क्वेश्चन में स्टक ना हो जाओ कि वो आपका टाइम खाली 10 मिनट 5 मिनट पता ही नहीं बर्बाद हो गया और आंसर भी नहीं आया। तो इसलिए आपको अपनी वीकनेस भी पता चाहिए। कोई कोई स्टूडेंट होता है, सर मैं बहुत पढ़ता हूँ लेकिन ज्योमेट्री पल्ले ही नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि स्कूल से ही मैं ऑप्शन में छोड़ते आया था, एकदम ऊपर ऊपर से करता था। तो और किसी किसी के लिए ज्योमेट्री मतलब अरे वाह सर, वो तो मैं आंखों से विजुअलाइजेशन से आंसर आ जाता है। तो बस जिसको वीक लगता है वो पॉइंट को थोड़ा एंड में अटेम्प्ट करो, जिसको जो स्ट्रेंथ लगती है ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी अटेम्प्ट करो, फास्ट अटेम्प्ट करो। और वो क्या अटेम्प्ट होने की स्टाइल है, स्ट्रैटेजी और ट्रिक से, टेक्निक से, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन यस, हर स्टूडेंट को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चाहिए, और वो तभी पता चलेगी जब आप प्रैक्टिस करो और जब आप एटलीस्ट एक दो मॉक दे दो। जब एक दो मॉक आप स्टार्टिंग, इसलिए स्टूडेंट बोलते हैं ना यार अभी प्रिपरेशन ही नहीं, अभी नहीं देता हूँ, अगले हफ्ते अगले हफ्ते अगले हफ्ते और प्रिपेयर करके। गाइस पहली एक दो मॉक तो आपको मार्क्स के लिए देनी ही नहीं होती। ट्रस्ट मी, पहली एक दो मॉक्स तो आपको बस अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को समझने के लिए देनी होती है। कौन से टाइप के क्वेश्चन है जहां मैं ज्यादा स्टक हो जा रहा हूँ। अब तक मुझे लगता था ऐसे क्वेश्चन मुझे बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन पता चल रहा है मॉक में कि ऐसे ही क्वेश्चन में मैं ज्यादा टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। ठीक है। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस संभलने के लिए, समझने के लिए, वो दो जो मॉक है ना पहली, वो वैसे ही छोड़ो उसको, मार्क्स देखो भी मत, एनालिसिस करो, लेकिन मार्क्स कम आ रहे ज्यादा आ रहे उसको बॉदर ही मत करो। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस अपनी समझो गाइस, और वो आपकी प्रैक्टिस से आपको ऑलमोस्ट समझ ही गया होगा। और अगर अगर आप अब तक अच्छी प्रैक्टिस में होंगे तो साथ ही में जब एक दो मॉक दोगे ना पहली वाली, तो और ज्यादा क्लैरिटी होगी। उसके बाद दोस्तों आपका सेकंड पॉइंट, फॉलो 5 मिनट रिव्यू स्ट्रेटेजी स्पेशली फॉर वीएआरसी। वीआरसी सेक्शन में क्या होता है ना, बड़ी बड़ी आरसीज होती है ना। तो ऐसे पैराग्राफ्स होते हैं ऐसे बड़े बड़े। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो आप क्या करते हो स्टूडेंट, मैंने जैसे कहा 100% अटेम्प्ट नहीं करना है, तो फिर क्या करना है, बेस्ट अटेम्प्ट करना है। बेस्ट अटेम्प्ट के लिए बेस्ट केस उठाना पड़ेगा ना, वो केस उठानी पड़ेगी जो फास्ट सॉल्व हो जाए। पता चला एक केस में आप 15 मिनट ले रहे हो एक आरसी में, और एक आरसी आपकी 10 मिनट में हो रही है, तो 10 मिनट वाली बेटर है ना। बट वो पता कैसे चलेगा कि कौन सी बेटर है? तो पहला जब पेपर आपके सामने, एग्जाम आपके सामने, सेक्शन आपके सामने स्क्रीन पे खुल चुका है, तो पहला 5 मिनट आपको बस एक गो थ्रू करना है सारे क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चन सीन करने हैं, गो थ्रू करना है, क्योंकि अब तक आप देखो यार, इतनी प्रैक्टिस, इतने मॉक देते 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 आप फाइनल एग्जाम में उस लेवल पे आ जाते हो कि वो आरसीस को पढ़ के, उसकी 4 लाइन समझ के आप ये समझ जाओ कि ये आरसी आपको बेटर लगने वाली है या टफ लगने वाली है, उसकी लैंग्वेज आपको ईजी लग रही है या कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, ये आपको समझ जाता है। तो उससे आपका सिलेक्शन ईजी होगा। पता चला आपने अननेसेसरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज वाली आरसी उठा ली कि वो समझने के लिए पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, और वो समझने के लिए अननेसेसरी टाइम जा रहा है। और वही एकदम अच्छी लैंग्वेज वाली, इजी लैंग्वेज वाली आरसी थी, और उसको आपने इग्नोर ही कर दिया, और अब क्या हुआ, अब टाइम बर्बाद। अब टाइम हो चुका है, अब आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो वो 5 मिनट आपके 20 मिनट बचा सकते हैं आगे। पता चला वो अनवांटेड आरसी में आपने 20 मिनट बर्बाद किए, और बेस्ट आरसी आपका 5 मिनट 10 मिनट में खत्म हो रही थी। तो समझ रहे हो, 5 मिनट रिव्यू, और ये मैंने एक आरसी की बात करी है, ऐसे तो कितने क्वेश्चन का, ये सिर्फ 5 मिनट रिव्यू में आपको सारे क्वेश्चन एटलीस्ट सीन कर लेना है, समझ लेना। सीन मतलब ऐसा, हाँ देख लिया, नेक्स्ट, हाँ देख लिया, नहीं, बस एटलीस्ट कुछ पढ़ के समझ जाना है कि हाँ ये भाई मेरे से होगी, लैंग्वेज इजी लग रही, हाँ ये थोड़ा टफ है, ये बाद में देखूंगा। ये वीआरसी के लिए खासकर 5 मिनट्स रिव्यू स्ट्रेटेजी, वैसे तो हर सेक्शन के लिए करना होता है, बट वीआरसी के लिए तो करना ही करना होता है। इनफैक्ट आप कॉन्ट के लिए भी करो, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा ना कौन से क्वेश्चन डुएबल है जो आपने पहले करना है, कौन से क्वेश्चन वो है जो डुएबल है लेकिन थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है जो बाद में करना है, कौन से क्वेश्चन ऐसे जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसको लास्ट में रखना है। ठीक है, तो ऐसे तो सबके लिए करना है। उसके बाद गाइस, जैसे मैंने वीआरसी के लिए स्पेशल ये स्ट्रेटेजी बताई है, कॉन्ट और रीजनिंग के लिए ये वाली स्ट्रेटेजी, मल्टीपल राउंड टेक्निक, समझा ना? अभी मैंने बातों में बोला भी था कि कौन से क्वेश्चन डुएबल है और फास्ट हो सकते हैं, उसको पहले राउंड में करना है, मल्टीपल राउंड। जैसे यहाँ ना वीआरसी में जस्ट गो विद द फ्लो करना है, ना कॉन्टूर रीजनिंग में करना है गो विद द फ्लो, कि जो क्वेश्चन पहले वही करना है, जो आरसी पहले वही करना है, नहीं। 5 मिनट देना है, और अपने वो स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग अपनी वो आरसीज, अपने वो क्वेश्चंस, अपने वो रीजनिंग वाले सेट्स उठा लेना है कि ये मैं पहले करूंगा। ये 5 मिनट आगे के, मैंने कहा आपसे 20 मिनट आपके बर्बाद होने से बचा सकते हैं।
तो ये बिल्कुल करना है, सारे क्वेश्चन को देखकर, सीन करके, समझकर, और फिर समझना है कि कौन-सी अपनी स्ट्रेंथ है और किसको मुझे मल्टीपल राउंड मतलब क्या? मल्टीपल राउंड यानी फर्स्ट राउंड में सारे वो क्वेश्चन जो फास्ट सॉल्व हो और पक्के में सॉल्व हो, जो आपकी स्ट्रेंथ है यार, जिस पे आप खेलते आए हो पूरे साल। सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन जो अगेन आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन थोड़े टाइम लेते ही है, थोड़े कैलकुलेटिव है, थोड़े प्रोसेस बेस्ड है, थोड़ा टाइम तो जाएगा ही, तो सेकंड राउंड में लो। थर्ड राउंड में वो क्वेश्चन जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आप खुद श्योर नहीं हो होने वाले कि नहीं, 100% तो करना भी नहीं ना, तो आपको आप खुद श्योर नहीं हो ये होने वाले है कि नहीं, बराबर, और कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन थर्ड राउंड में। कई अच्छा सर हम थर्ड राउंड तक तो पहुंच ही नहीं पाते। गाइज आप ही नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं पहुंच पाते, और वो थर्ड राउंड इसीलिए तो उन क्वेश्चन का है ना, जिसमें आप खुद भी श्योर नहीं हो कि आपसे हो सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन तो वैसे भी हम, अगर नहीं हो रहे हैं, हमने देख भी लिया, वो ट्राई भी कर लिया, नहीं भी हो रहे, तो हम रिस्क थोड़ी लेंगे ना टिक करने का। तो इसलिए वो थर्ड राउंड में, पहले राउंड में वो सारे क्वेश्चन जो इजीली हो जाए, पक्के में हो जाए, फास्ट हो जाए। सेकंड राउंड में वो जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन पक्के में हो जाए। एंड फिर थर्ड राउंड में, सेकंड हुआ, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, नाउ थर्ड में वो जो कॉम्प्लिकेटेड है, बाय चांस आप वहां तक पहुंच गए तो एक थॉट दे सकते हो। ठीक है। नाउ गाइस, लीव रॉन्गली सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑन टाइम। अच्छा, इतना सब करके भी हो सकता है कि आपने कोई क्वेश्चन ऐसा समझा होगा कि यार ये तो बड़ा इजी, मेरे से हो जाएगा, लेकिन उस क्वेश्चन के आखिरी लाइन में कोई तो एक ट्विस्ट था, कोई तो एक गुगली थी, और उस वजह से वो क्वेश्चन काफी टफ बन गया है, तो उसको अब छोड़ दो। आपको जैसे दिख रहा है कि नहीं यार ये क्वेश्चन वो वाला नहीं है जो मैं समझ रहा था, ये क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है भाई, तो उसको छोड़ दो। अब उसको ईगो पे लेकर मत बैठो, अरे यार ये तो मेरे फेवरेट टॉपिक का है, ये तो डिस्टेंस टाइम स्पीड का है, यार ये तो मतलब मेरा फेवरेट है, इतना प्रैक्टिस किया मैं पूरा साल, ये तो मैं करके रहूंगा ना। एग्जाम टाइम पे या टेस्ट टाइम पे उसको ईगो में नहीं लेना है, उसको सही टाइम पे। आपको देखो, सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि बेस्ट क्वेश्चन सिलेक्ट करो, वो जो आप कर सकते हो। बाई चांस कोई रॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन जो आपको थर्ड राउंड में लेना था, आपने पहले राउंड में अगर ले भी लिया, तो उसको सही टाइम पे छोड़ भी दो। ऐसा सबसे होने वाला है एक खाद क्वेश्चन में तो भी, लेकिन उसको सही टाइम पे जो छोड़ेगा, वो कंपटीशन से आगे बढ़ेगा, बाकी सब वही भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। तो ईगो पे नहीं लेना है ना, समझ गया ना कि ये क्वेश्चन यार वैसे तो नहीं है जैसे मैंने सोचा था, तो अब छोड़ दो। अगर आपसे आपसे वो क्लिक नहीं हो रहा है तो अगला क्वेश्चन देखो, है ना। तो रॉन्गली सिलेक्टेड क्वेश्चन को सही टाइम पे छोड़ना भी होता है। एंड यू शुड बी एक्सपेरिमेंटल एट इनिशियल स्टेज। इसका मतलब क्या है, मैंने कहा आपसे कि आपको इनिशियल स्टेज में जब आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस ही नहीं पता होती है, तो आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंटल भी रहना है। जो मैंने कहा ना, एक दो मॉक में आपको पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या, वीकनेस क्या। आपको अगर ये नहीं समझ रहा है कि सर पहले राउंड में कौन से लूँ, दूसरे राउंड में कौन से लूँ, वही नहीं क्लिक हो रहा है, मेरे से तो अलजेब्रा भी अच्छी से सॉल्व हो रहा है, अरिथमेटिक भी अच्छी से सॉल्व हो रहा है, या अलजेब्रा भी उतना ही टाइम ले रहा है, अरिथमेटिक भी उतना ही टाइम ले रहा है, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल रहो। मॉक टेस्ट होती क्यों है गाइज? एंड डे की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल रहो, है ना। भाई ये बॉलर को मेरा कवर ड्राइव भी बढ़िया जाता है, ये बॉलर को मेरा हेलीकॉप्टर शॉट भी बढ़िया जाता है, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल रहो, देखो कौन सा मस्त है। ठीक है। तो यार आपको ये सारी चीजें स्पोर्ट्स में भी होती है ना, कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। बस बैडमिंटन खेलते समय हर बार स्मैश दे रहे थे, स्मैश दे रहे थे, अचानक से ड्रॉप दे दिया आपने, क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो ना, सामने वाले के माइंडसेट से खेल रहे हो, बस आपको भी उस एग्जामिनर के माइंडसेट से खेलना है, जिसने पेपर सेट किया है। तो एक्सपेरिमेंटल रहो, हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं, एट इनिशियल स्टेज। पता चला आपने 30 मॉक दी पूरे प्रिपरेशन में, और हर मॉक में नया एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फिर तो आपकी वाह, वो जो लास्ट डे वाली स्ट्रेटेजी वो तो बन ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि हर दिन तो आप एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट कब होता है, ये जो भी करता है इनिशियल स्टेज पे, फिर हर एक की अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ बन जाती है ना भाई, हेलीकॉप्टर शॉट धोनी का, ये वाला शॉट इसका, वो वाला शॉट उसका। क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में जब करियर स्टार्ट किया था, हर तरह के शॉट खेले थे, बट जब उनको पता चला कि यार ये शॉट बनता है मेरे से, तो फिर वो उसमें एक्सपर्ट बने। तो आपको भी पहले 2-3 मॉक में एक्सपेरिमेंटल है तब तक ठीक है। एक बार आपको समझ गया कि यही मेरी स्ट्रेंथ बन रही है, यही मेरी थोड़ी-सी बेटर स्ट्रेंथ बन रही है, थोड़ी कमज़ोरी बन रही है, तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी फिर फिक्स कर लो। और फिर थ्रू आउट आने वाले 25-30 जो भी मॉक है, उसमें वही स्ट्रैटेजी फॉलो करो, सो दैट एग्ज़ाम आते-आते आप उसमें पूरी तरह कंप्लीट बन जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे। चलो गाइस, अब शुरू करते हैं कि एनालिसिस ऑफ आईपी मैट कैसे किया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे अब एफएसएन, है ना। अभी तक मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम टेस्ट देने से पहले आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, वो चेंज करो अगर आप कुछ निगेटिव चल रहे हो तो। उसके बाद कैजुअल चल रहे हो तो भी ठीक है। दूसरे स्लाइड में मैंने बताया
प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तीसरे स्लाइड में बताऊंगा अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं बार बार एम्फेसिस करते आ रहा हूँ कि एनालिसिस प्लेज वेरी क्रूशियल रोल। तो कैसे करना है, और उसी के लिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको FSN वाली स्ट्रैटेजी बताई थी, तो ध्यान देना गाइस। पहले तो आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट की, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद अपने अपने रिजल्ट को देखा, सी योर रिजल्ट, अपने आप अपने रिजल्ट को आपने देखा। फिर आपने क्या किया गाइस, आपने रिजल्ट देखने के बाद वो क्वेश्चन अलग किए जो आपने फास्ट सॉल्व करे थे। एफ स्टैंड्स फॉर फास्ट, समझ रहे हो? FSN मतलब एफ स्टैंड्स फॉर फास्ट। फिर फास्ट में भी आपने देखे कि कितने मेरे करेक्ट हुए और कितने रॉन्ग हुए, इनकरेक्ट हुए मतलब। ठीक है, अब देखो गाइस, जो क्वेश्चन आपने फास्ट सॉल्व किया मतलब बेटर टाइम तो आपने बहुत सही यूटिलाइज किया, लेकिन करेक्ट भी हो गए, तो ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा तवज्जो देना ही नहीं है। ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है यार। ये क्वेश्चन तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेंथ है, डूबती नैया को बचाएगा, क्योंकि आपने फास्ट भी सॉल्व किया और करेक्ट भी किया, मतलब एक्यूरेसी भी मेंटेन है, टाइम भी मेंटेन है, स्पीड भी मेंटेन है ना यार। वो क्वेश्चन जो आपने फास्ट सॉल्व किए बट रॉन्ग हो गए, चेक करो क्यों रॉन्ग हुए। सिली मिस्टेक्स की वजह से रॉन्ग हुए, कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से रॉन्ग हुए, या क्वेश्चन को ही हम गलत समझ लिए उस वजह से रॉन्ग हुए, ये चेक करो। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो आपकी स्ट्रेंथ बनने वाली थी ना। वो क्वेश्चन जो आप पहले राउंड में कर रहे हो, वो सारे वो है ना जो फास्ट सॉल्व कर सकते हो, और वही गलत हो गया यार। ये तो आपकी स्ट्रेंथ है, ये तो आप इस पे खेलने वाले थे पूरे एग्जाम पे, लेकिन वही अगर रॉन्ग हो रहे तो चेक करो, ये रॉन्ग नहीं होने चाहिए भाई। इस पे चेक करो, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना नेक्स्ट टाइम से। फिर कैलकुलेशन में हो रही है, अच्छी से करो और थोड़ा अलर्ट होके करो। क्वेश्चन समझा ही गलत है तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, वो टॉपिक को रिवाइज करो जो भी टॉपिक के साथ ये हो रहा है। एनालिसिस यही तो आपको दे रही है ना कि आपका वीकनेस कहाँ जा रहा है और उस पर काम करो। ऐसा थोड़ी कि बस एनालिसिस कर लिया अगली टेस्ट दो। नहीं, अगर पता चल रहा है कि आपने टॉपिक को ही गलत अप्रोच से यूज किया, तो टॉपिक को फिर से रिवाइज करो। हो सके तो उस टॉपिक के 20-25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और प्रैक्टिस करो, फिर अगली मॉक्स पे आओ। तो एफ मतलब क्या दोस्तों, फास्ट। उसके बाद गाइज आपने कुछ क्वेश्चन वो भी थे जो सेकंड राउंड में सॉल्व किए, स्लो सॉल्व किए बट स्लोली। ठीक है, अब उसमें भी हो सकता है कुछ करेक्ट हुए, लेकिन गाइज करेक्ट होकर भी, करेक्ट हुए तो एक्यूरेसी मेंटेन, लेकिन स्पीड थोड़ी आपकी स्लो हुई ना। तो चेक करो कि क्या वाकई में मैंने जो अप्रोच यूज किया वही एक लौता अप्रोच है उस क्वेश्चन के लिए, या फिर इसमें कोई दूसरा अप्रोच भी हो सकता है। मतलब जैसे ये फास्ट भी सॉल्व हुआ और करेक्ट भी, इसको तो छोड़ ही दो, ये तो बेस्ट है। लेकिन ये करेक्ट है लेकिन स्लो सॉल्व किया। होते हैं कोई कोई क्वेश्चन वाकई में वैसे भी होते हैं, तो डोंट वरी कि हर स्लो सॉल्व होने वाले क्वेश्चन पे आप चेक करोगे कि यार ये मेरे से फास्ट क्यों नहीं हो रहा है। नहीं, ठीक है, वापस इस बात को गलत मत ले लेना, पैनिक मत हो जाना। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि वो वाकई में वो प्रोसेस बेस्ड है, उसको उतना टाइम तो देना ही पड़ता है। बट कोई क्वेश्चन हो सकता है कुछ अलग ट्रिक से बेस्ट सॉल्व हो जाता। देखो हम अपने साथ, इनफैक्ट हमारी मॉक में भी आपको सारे क्वेश्चंस के विथ एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे एनालिसिस करते समय। यानी हो सकता है आपने कुछ अलग अप्रोच यूज़ किया होगा और हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसमें कुछ बेटर अप्रोच होगा, तो उस अप्रोच को ज़्यादा प्रैक्टिस करो फिर, जो जल्दी सॉल्व हो गया। आपको देख के समझ जाएगा, अरे यार मैंने तो बड़ा लंबा रास्ता यूज़ कर लिया था, इक्वेशन विक्वेशन बना लिए थे, ये तो वही के वही सॉल्व हो गया अजम्पशन मेथड से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो करेक्ट भी हो रहे हैं उसमें भी देखो कि क्या कोई अल्टरनेटिव मेथड है जिससे वो फास्ट हो सके। ठीक है, क्योंकि आपने स्लो किया। और जो रॉन्ग हो रहे भाई, वो तो अगेन क्यों रॉन्ग हुए, अगेन कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, या एंड में कोई सिली मिस्टेक कर दिया, सही आने पे भी टिक गलत कर दिया, होती ना, इसी को सिली मिस्टेक बोलते हैं। या अगेन वही जो टॉपिक क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाया, क्वेश्चन को ही गलत इंटरप्रेट कर दिए, बराबर लैंग्वेज ही नहीं समझ पाए, इसका मतलब आप अभी भी उस टॉपिक में वीक जा रहे हो, कोई भी टॉपिक हो, फिर वो कॉन्ट का हो, रीजनिंग का हो, कॉन्ट में भी किसी भी सेक्शन का हो, बराबर। तो आपने क्या करना है, उस टॉपिक की वापस तुरंत अगले मॉक पे नहीं आना है, प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस के बाद उसको अगेन कुछ क्वेश्चन पहले तो अगर हो सके तो वीडियो देखना है, वीडियो देख लो, या अपनी रिवीजन नोटबुक बनाई उसमें से प्रैक्टिस कर लो और 15-20 क्वेश्चन वापस सॉल्व कर लो, फिर अगले मॉक पे आओ। एंड गाइस तो समझ रहा है, एफ स्टैंड्स फॉर फास्ट मूविंग, ए स्टैंड्स फॉर स्लो मूविंग एंड एन फॉर नॉन सॉल्व्ड। ठीक है, फास्ट सॉल्व्ड, स्लो सॉल्व्ड, मूविंग मतलब सॉल्व्ड। ठीक है, फास्ट सॉल्व्ड, स्लो सॉल्व्ड एंड नॉन सॉल्व्ड, ऐसे भी तो क्वेश्चन रहे ना। 100% अटेम्प्ट थोड़ी करना है, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो अब उसमें दो बातें हो सकती है कि आपने वो क्वेश्चन देखे नहीं, यार ये चीज तो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि याद है ना मैंने आपसे कहा था 5 मिनट रिव्यू स्ट्रेटेजी, 5 मिनट्स रिव्यू। क्वेश्चन एग्जाम शुरू होते ही आपने 5 मिनट तो सारे क्वेश्चन देख लेना है ना। जैसे कौन सेक्शन चल रहा है कौन की, या वीआरसी चल रहा है वीआरसी के, रीजनिंग तो रीजनिंग के। तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन वो है जो आपको फर्स्ट राउंड में लेना है फास्ट सॉल्व वाले, सेकंड राउंड में जो हो जाएंगे लेकिन
थोड़े स्लो होंगे आपके हिसाब से इनिशियली जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप इसको सेकंड राउंड में ले रहे हो सकता है कि वो भी फास्ट होने वाले हो, बट वो आपको एनालिसिस में पता चलेगा। जब आप अपने सॉल्यूशन को और एक्चुअल में उस टेस्ट वाले सॉल्यूशन को कंपेयर करोगे और आपको लग रहा है कि अगर वो सॉल्यूशन बेटर है तो उसको अडॉप्ट करो। ठीक है? लेकिन गाइस आप अगर सारे 5 मिनट रिव्यू स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, सारे क्वेश्चन देखकर अपना डिसीजन ले रहे हो कि कौन से क्वेश्चन पहले करूँ, कौन से बाद में करूँ, तो फिर अनसीन रहना ही नहीं चाहिए। अगर ये रह रहा है इसका मतलब आप 5 मिनट रिव्यू स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं कर रहे हो, तो शायद गलती से भूल गए होंगे तो नेक्स्ट टेस्ट में इसको यूज़ करना। तो अनसीन तो रहना ही नहीं चाहिए। हाँ, देखा आपने बट नहीं सॉल्व कर पाए, तो फिर वो भी चेक करो क्यों नहीं कर पाए। लैंग्वेज क्वेश्चन की मतलब टॉपिक का तो सर एलिगेशन का क्वेश्चन था। एलिगेशन तो मेरा अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा घुमा कर दिया था। या सर सिंपल प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ज़्यादा घुमा कर दिया था। तो फिर चेक करो कि उसका सॉल्यूशन क्या है। अगेन एनालिसिस में जब आप सॉल्यूशन देखोगे आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है? तो आप यार जब चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे यार ये तो इतना टफ था ही नहीं। अननेसेसरी मैं लैंग्वेज में फँस गया। थोड़ा-सा और सोचता तो बहुत ही ईज़ी था। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को नेक्स्ट टेस्ट से याद रखो, ऐसे अप्रोच को, ऐसे लैंग्वेज को याद रखो, है ना? वो क्वेश्चन एक बार खुद के दम पे वापस सॉल्व कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल ही नहीं किया ना। तो ये क्वेश्चन को आप हर जो भी है टफ भी थे बट एक बार अपने दम पे सॉल्व कर लो। हो सकता है कि आपको वो टफ लगे होंगे लेकिन जब आपने सॉल्यूशन देखा वो बड़े हलवे से क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट टाइम जब ऐसी लैंग्वेज के क्वेश्चन आएँगे तो आपको वो तुरंत से क्लिक हो जाएँगे अगर आपने पहले उसको सॉल्व कर रखा है। सिर्फ देख के मत ऐसे क्वेश्चन सिर्फ देख के मत उठो, उसको एक बार कर भी लो। सो दैट नेक्स्ट टाइम जभी भी ऐसी लैंग्वेज आएगी तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है? ये वाले क्वेश्चन भी जो आपने करेक्ट किए लेकिन बहुत स्लो किए और आपको कोई बेटर तरीका मिल गया उसको उस तरीके से भी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो। रॉन्ग किए तो उसको भी वापस प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस तो करना ही है। आप यहाँ से भी करो जो क्वेश्चन आपके टेस्ट में थे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लो, खासकर किनके लिए जो पास सोचकर गलत हो गए। मतलब कुछ तो गलती हुई है। जो स्लो किया है बट उसको बेटर और अलग अप्रोच से करते तो फास्ट हो जाते। जो स्लो करके भी गलत किए उसको भी करेक्ट करो। जहाँ पे देखा ही नहीं तो वो तो देखना चाहिए 5 मिनट रिव्यू स्ट्रैटेजी यूज़ करो और देखकर भी अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसको एक बार कर डालो। हो सकता है कि आपने वो डिसीजन सही भी लिया हो कि भई अच्छा किया मैंने नहीं किया, कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था ये। फिर तो सही है। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर वो बहुत फास्ट सॉल्व होने वाला जैसा था लेकिन आपको लैंग्वेज नहीं समझी इस वजह से आप फँस गए, तो 2-3 बार जब आप इसको सॉल्व करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये होता है दोस्तों एफएसएन फास्ट सॉल्व्ड, स्लो सॉल्व्ड एंड नॉन सॉल्व्ड और हर एक के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मैंने आपको वर्बली तो बताई, यहाँ पर देखो मेंशन भी करी। जो फास्ट सॉल्व किए लेकिन करेक्ट थे, वो तो बस एक बार देख लो और इग्नोर करो क्योंकि ये तो सही है ना, करेक्ट भी है, स्पीड भी बैलेंस है। जो फास्ट सॉल्व किए लेकिन रॉन्ग है, फाइंड आउट सिली मिस्टेक एंड नेवर रिपीट दिस मिस्टेक्स। हो सकता है इसमें आपने सिली मिस्टेक्स करी हो, क्वेश्चंस की कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो, तो वो देखो, उस पे काम करो, आगे से होनी नहीं चाहिए। देन गाइस स्लो सॉल्व किए लेकिन करेक्ट थे, तो गाइस अगेन आप देखो इसका कोई अल्टरनेटिव वे है जिससे आप इसको फास्ट सॉल्व कर सको क्योंकि आपने करेक्ट किया लेकिन स्लो सॉल्व किया ना। हो सकता है कि कोई अल्टरनेटिव वे नहीं है तो गुड टू गो, फिर कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर होगा तो उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है? स्लो सॉल्व्ड है लेकिन रॉन्ग है, तो ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट अप्रोच फॉर सॉल्विंग एंड रिवाइज़ इफ रिक्वायर्ड। मैंने कहा ना रिवाइज़ भी करो, वीडियो के थ्रू या अपने नोट्स के थ्रू और फिर उसकी कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करो। वो जो स्लो भी सॉल्व किए मतलब टाइम भी बर्बाद और गलत भी हो गए, मार्क भी बर्बाद। तो ऐसे क्वेश्चन तो बड़े रिस्की क्योंकि आपका इसने टाइम भी खा लिया। वो क्वेश्चन जो आपने देख के सॉल्व नहीं किए वो तो भी कम से कम आपका टाइम बचा है। इसने तो आपका टाइम भी खा लिया, मार्क्स भी नहीं दिए, नेगेटिव दे दिया। तो यस, ऐसे क्वेश्चन के अप्रोचेस को रिवाइज़ करो और बार-बार सॉल्व करो। गाइस वो क्वेश्चन जो आपने देखे नहीं तो 5 मिनट रिव्यू स्ट्रेटेजी यूज़ करो, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया। एंड अगर आपने देखकर भी अनअटेम्प्ट किया है, तो वो टॉपिक भी फिर से रिवाइज़ करो। हो सकता है वो अटेम्प्ट करने जैसे होंगे, ईज़ी होंगे, फास्ट होंगे, लेकिन आपने कुछ अलग सोचकर नहीं किया, तो ऐसे टॉपिक और रिवाइज़ करो, ऐसे क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व करो। गाइस उसके बाद हम आते हैं आखिरी पॉइंट पर कि सर ये सब तो एनालिसिस वगैरह हो गया, आपने बोला था टेस्ट एनालिसिस शीट। वो क्या होता है? तो यस आप मैंने कहा ना अपना स्कोर किसी और से कंपेयर मत करो, अपना स्कोर अपने आप से करो। वो कब करोगे? अगली टेस्ट दोगे तो पिछला भूल जाओगे ना स्कोर। 5th टेस्ट पे आते-आते आप पहले 2 टेस्ट का तो स्कोर ही भूल जाओगे। तो वो ना भूलना चाहिए इसलिए ये एक शीट आप हमेशा मेंटेन करो अपने टेस्ट के बाद। बस एक टेस्ट के लिए एक शीट, अगली टेस्ट के लिए सेम ऐसी शीट, अगली टेस्ट के लिए ऐसी शीट रखो अपने पास। कहीं पे तो वॉल पे रखो या एक नोटबुक में ही बनाते चलो। मतलब पहली पेज पे पहली शीट, सेकंड पेज पे सेकंड शीट और यही स्ट्रक्चर रखो, जहाँ पे आप परसेंटाइल लो पहले तो सेक्शन वाइज़,
मतलब आपको ये भी पता चले कि आप सेक्शन कौन से सेक्शन में बेस्ट कर रहे हो, कौन से में वीक कर रहे हो, उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सको, और ओवरऑल भी। तो यहाँ पे आपका परसेंटाइल आ गया, क्योंकि टेस्ट आप जैसे अटेम्प्ट करते हो सारी आपको परसेंटाइल समझ जाती है। गाइज उसमें से फिर ये एफ, अगेन एफ में आपको पता है कि भाई वीआरसी बोलो या रीजनिंग बोलो या कौन बोलो या ओवरऑल बोलो, ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो मैंने करेक्ट किए और फास्ट किए, फास्ट किए बट रॉन्ग किए, करेक्ट किए बट स्लो किए, स्लो किए बट रॉन्ग भी किए। ठीक है, ये तो सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि मैंने कहा ना ये आपका टाइम भी बर्बाद करता है, मार्क भी निगेटिव दे जाता है। यहाँ तो आपने किया ही नहीं ना, कम से कम टाइम तो बचा, ये तो टाइम भी गया, बर्बाद मार्क्स। तो इसको बहुत अच्छी से सबसे ज्यादा इस पर फोकस करो। ये कम से कम स्लो था बट करेक्ट था, मार्क तो दे गया। तो इसमें बेटर अप्रोच होगा, अल्टरनेट अप्रोच होगा तो बेशक यूज करो, लेकिन इस पर गाइज ये क्यों गलत हुआ, इतना टाइम देकर भी स्लो किया, इतना टाइम देकर भी क्यों गलत हुआ, कैलकुलेशन कैसे हुआ, फिर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए इतना स्लो किया था तो। ठीक है, अप्रोच ही गलत था तो रिवाइज करो। ठीक है, तो ये शीट बनाओ, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, परसेंटाइल, और यहाँ पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितने मैंने फास्ट किए करेक्ट किए, स्लो किए करेक्ट किए, फास्ट किए रॉन्ग हुए, स्लो किए रॉन्ग हुए, वो क्वेश्चन जो देखे नहीं है तो जीरो ही आना चाहिए, लिटरली जीरो आना चाहिए आगे चलते चलते। हो सकता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ना आए, क्योंकि 5 मिनट रिव्यू स्ट्रेटेजी से आप एक बार सब देख ही लेते हो, राइट। और वो जो किए ही नहीं, बराबर नॉन सॉल्व है, क्योंकि आपने देख लिया बट आपको लगा नहीं होगा, तो वो भी देखो। डे बाय डे कोशिश करो कि ये वाला कॉलम आपका बढ़ता रहे, बस ये वाला कॉलम जितना बढ़ रहा है आप बेस्ट जा रहे हो, बेस्ट जा रहे हो गाइस। करेक्ट वाला कॉलम बढ़ता रहना चाहिए, रॉन्ग वाला कम होना चाहिए, और करेक्ट में भी जो फास्ट करेक्ट कर रहे हो वो बढ़ता रहना चाहिए। तो आपको डे बाय डे अपने परसेंटाइल की वजह से अपना ओवरऑल भी समझ जाएगा कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और ये भी समझ जाएगा कि सही क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा ये बढ़ रहा है। और मैंने कहा ना, हो सकता है कि आज के टेस्ट में ज्यादा है और अगली टेस्ट में कम आ जाए, तो वो भी आप कंपेयर कर लेना, यार ये कम इसीलिए आया क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन गलत सिलेक्ट कर लिए। पास्ट वाले क्वेश्चन तो हमने स्टार्टिंग में किए नहीं, स्लो वाले में हम फंस गए, गलत क्वेश्चन उठा लिया और उसी में फंस गए। मैंने कहा ना, गलत क्वेश्चन उठाया तो छोड़ना भी होता है, बट हम इस टेस्ट में उसी में फंस गए थे। तो ये आपको पता चलते जाएगा, मतलब आप पैनिक भी नहीं होंगे कि हाँ यार ये मेरे गलती की वजह से हुआ, नेक्स्ट टेस्ट में मैं उस पर काम करूंगा। तो ये शीट बनाते चलो हर टेस्ट के लिए। तो दैट्स इट गाइज, इतना सब करोगे और ये करना ही पड़ेगा। तो मैंने जैसे कहा, मॉक टेस्ट या कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना मतलब दो पहियों की ये गाड़ी है। एक पहिया होती है स्पीड, ये आपको बढ़ाना है जो प्रैक्टिस से और ओवरऑल आपके अप्रोचेस से बढ़ेगी। ठीक है, और दूसरा पहिया होता है एक्यूरेसी, जो अगेन प्रैक्टिस से बढ़ेगी और रिवीजन से बढ़ेगी। और जब ये दोनों पहिए सही सलामत है तो ये गाड़ी जो है ना, एकदम जोरदार भागेगी दौड़ेगी, जो कि है आईपी मैट एग्जाम को क्रैक करने वाली। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो आई होप ये इम्पैक्टफुल रहा होगा। तो जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट शुरू कर दिए लेकिन इनमें से कोई भी पॉइंट इग्नोर कर रहे थे, फोकस करो। चीट नहीं बना रहे थे, एफएस एनालिसिस नहीं कर रहे थे, फोकस करो। और जो अब तक ये नहीं है बोर्ड एग्जाम में या किसी रीजन से नहीं करे, सर बाद में करेंगे, सर ड्रॉपर है लेकिन बाद में करेंगे, थोड़ा और प्रिपेयर करके, नहीं भाई अब सही टाइम है, ड्रॉपर है तो शुरू कर दो। 10 मार्क लगे तो और बाद में एक्स्ट्रा दे देना, लेकिन शुरू कर दो, सो दैट आप अपना स्ट्रेंथ वीकनेस समझ सको। बोर्ड वालों ने बाद में टूट पड़ना है, लेकिन इसी स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ना है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, एंजॉय, गुड डे, टेक केयर।